नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे एक दुनिया है जहां हमेशा रात रहती है। न सूरज, न चांद, न कोई तारा, सिर्फ घना अंधेरा। लेकिन उसी अंधेरे में कुछ जीव खुद रोशनी बन जाते हैं। उन्हें कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स, यानी कि रोशनी वाले जीव, जैसे एंगलफिश, फायरफ्लाई स्क्विड और कॉम जेली। ये जीव अपने शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया से नीली या हरी रोशनी पैदा करते हैं। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कोई शिकार को आकर्षित करने के लिए, कोई दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, कोई अपने साथी को संकेत देने के लिए। कल्पना कीजिए, चारों तरफ बहुत अंधेरा और अचानक कोई जीव छोटे सितारे की तरह चमक उठे। समुद्र की यह दुनिया हमें एक गहरा सबक देती है। रोशनी हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी हमें खुद भी चमकना पड़ता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चुनौती दे सकती है। इंसान की जिंदगी भी कई बार ऐसी ही गहराइयों में उतरती है, पर शायद समाधान यही है, बाहर सूरज ढूंढने के बजाय अपने भीतर का दीप जलाना। और अब बात करते हैं उन 4 चैप्टर्स की जिनसे होकर के हम आज न्यूज़ मास्टर में गुजरेंगे। चैप्टर 1 में बात होगी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, जिसने AI समिट में भारत की नाक कटवा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की अंदर की सच्चाई जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतना गंदा कोई शैक्षणिक संस्थान हो सकता है? आज गलगोटिया के घटियापन की कई तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जरूरी है। चैप्टर 2 में बात होगी दुनिया भर में भारतीयों के डंका बजने की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सार्वजनिक मंच से अगर कहा कि भारत के लोग दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों में सबसे ओहदेदार या सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो वो कौन से लोग हैं और उनका जमावड़ा दिल्ली में क्यों लगा हुआ है? अलग अलग कंपनियों के सुपर बॉस से आज मैं आपको मिलाऊंगा। चैप्टर 3 में बात होगी मायावती की, और यह जानने की कोशिश करें कि मायावती अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला कर बैठी हैं तो उसका कोई सियासी मतलब निकलता है क्या? कोई समीकरण वो साध रही हैं क्या? उनकी बिसात पर प्यादा कोई और चल रहा है क्या? और फिर आखिर में चैप्टर 4 में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के उस क्रिकेट की जिसने 67 साल के बाद इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ मौसम नहीं बदलता है, वहाँ की जिंदगी में तब्दीलियाँ नहीं आई हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट ने भी बहुत रंग जमाए हैं। आज इस रंग से भी आपको मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले चैप्टर 1। दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट चल रहा है, ग्लोबल AI समिट। दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, भारत की तारीफ हो रही है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी है जो निहायत गंदी है, नाम है गलगोटिया। इसने देश का नाम नहीं डुबाया, नाक कटवा दी। दुनिया के इतने बड़े मंच पर इसने एक दाग दे दिया। गलगोटिया ने एग्जीबिशन में चीन में बने रोबोटिक डॉग को अपना बता करके AI समिट में पेश कर दिया। मगर जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उसकी ये पूरी हरकत पकड़ ली, उसका झूठ पकड़ा, उसकी चालबाजी पकड़ी, उसकी पोल खोली और कहा कि यह तो चीन का है। इसके बाद उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब गलगोटिया वाले सफाई दे रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो किया वो गलती नहीं, गुनाह है। वो भी जानबूझकर किया, साजिशन।
ये तो बात रही गलगोटिया ने दुनिया भर के सामने जो जग हंसाई देश की कराई उसकी, लेकिन मैं गलगोटिया के भीतर की जो फुहरता है, अश्लीलता है, पढ़ाई के नाम पर जिस तरह का माहौल वहाँ खड़ा किया गया है, उस माहौल के सलियत आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक विश्वविद्यालय के भीतर फ्रेशर्स पार्टी है, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। अगर आप इस तरह का ही माहौल तैयार कर रहे हैं, ये खुलापन नहीं है। मैं बार बार स्वतंत्रता के पक्ष में रहा हूं, लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता इन दोनों के बीच में बहुत बारीक लकीर होती है। श्लील और अश्लील इन दोनों के बीच में भी बहुत पतली सी महीन रेखा होती है। आप इधर से कब इधर जाते हैं, ये विवेक पर निर्भर करता है, आपकी परंपरा पर, मानसिकता पर, आपके संस्कार पर। गलगोटिया में जब कोई फ्रेशर पार्टी होती है, कोई एनुअल फंक्शन होता है, तो इसी तरह की तस्वीरें आती हैं, जिन तस्वीरों को अभी आप देख रहे हैं। और यह यूनिवर्सिटी है जो बेहिसाब पैसा कूटती है, मिंटिंग मशीन। शिक्षा को उसने बना रखा है। बड़े मालदार लोगों की औलादें भी पढ़ती हैं। बहुत मोटा पैसा कोर्सेस के लिए लिया जाता है, और पढ़ाई के नाम पर फ्रेशर्स पार्टी, अलग अलग तरह की इवेंट्स और कैंपस के भीतर एक ऐसा माहौल जो स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद है, जो कई तरह की फुहरता, अश्लीलता और घटियापन से भरा हुआ है। और अब दूसरी खबर जो आपके सरोकार की है। आपको पता है कि न्यूज़ मास्टर का चैप्टर 1 सिर्फ आपके सरोकार की खबरों का होता है, सीधा सीधा जिनका रिश्ता आपसे बनता है। दिल्ली के द्वारका में जिस नाबालिग ने सड़क पर मौज मस्ती करने के नाम पर रीलबाजी के चक्कर में एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया, अपनी गाड़ी से उसको उड़ा दिया, और वो माँ की इकलौती औलाद अपनी जान गंवा बैठा। इसी तरह से मुंबई में भी एक साहबजादे ने एक परिवार को एसयूवी से उड़ा दिया। 5 फरवरी को ध्रुमिल और उनकी पत्नी मीनल दोनों स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मारी, और टक्कर के कारण दोनों पति पत्नी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पति ध्रुमिल पटेल ने 10 दिनों तक जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद आज अपने हथियार डाल दिए, उनकी मौत हो गई। इसलिए खबर लेकर के आज मैं आया हूं। दिल्ली का हादसा कल आया और मुंबई का हादसा बहुत पहले का है, लेकिन उस हादसे ने जान ले ली। ध्रुमिल की पत्नी की हालत अब भी गंभीर है। परिवार के मुताबिक मीनल पटेल की कई सर्जरी हो चुकी है और अब भी वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये 2 तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं, एक दिल्ली की है और दूसरी मुंबई की। दोनों जगह नाबालिगों ने सड़क पर तांडव मचाया, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के चक्कर में जिंदगी ले ली। तो कुछ होगा नहीं। पिता के पैसों पर अगर औलाद का दिमाग कलाबाजी खाने लगता है, वो जमीन छोड़कर आसमान में उड़ने लगता है, तो वो कई तरह के खतरे पैदा करता है। असामाजिक, असभ्य और कई दफा लोगों की जान के लिए खतरनाक। अब बात पटना की। पटना में जिस नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की हत्या हो गई, उसका बलात्कार हुआ, जिसके बारे में पुलिस लगातार ये कहती रही कि नहीं, हत्या बलात्कार का मामला नहीं, बल्कि यह तो सुसाइड का मामला है। तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, और उनसे तस्दीक हो गई कि उसके साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ, बल्कि उसकी हत्या भी कुछ लोगों ने मिलकर की होगी, क्योंकि उसको बार बार बहुत देर तक लड़ना पर अपने आप को बचाने के लिए जिस्म पर पड़े निशान बताते हैं। पुलिस अगर ठीक से काम करती तो आरोपी पकड़े जाते, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाता, लेकिन यहां मामला पूरी तरह से उल्टा है। पीड़ित परिवार खौफ में है। एक तरफ जहां सीबीआई की टीम अपनी तरफ से गहन जांच में जुटी हुई है, वहीं उस बच्ची के परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं, और इसमें सुरक्षा व्यवस्था जो राज्य की है वो सवालों के घेरे में है। उस बच्ची के परिवार को अब धमकी भरा पर्चा मिला है, और ये कहा गया है कि तुम्हारे घर में एक लड़की मरी है ना, तुम्हारे घर में जो एक लड़का बचा है, अब उसकी बारी है 2 दिन के भीतर। और ये पर्चा फेंका गया घर के भीतर कि बेटा भी 2 दिन में तुम्हारा मरेगा।
इससे पहले शनिवार को किचन की खिड़की पर भी एक पर्चा मिला था जिसमें चेतावनी दी गई थी कि ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। पीड़ित परिवार का यह हाल है। जो बच्ची हैवानियत के बाद अपनी जान से भी गई, उसके पिता ने डीजीपी की वह बात बार बार सुनाई कि डीजीपी ने क्या कहा तब, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों आ चुकी थी, इस बात की तस्दीक कर रही थी कि बच्ची के साथ क्या हुआ। वो बाप उस समय जो कह रहा है मैं फिर सुनाना चाहता हूं क्योंकि बात आपसे करनी है। आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब कौन है क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। घर के भीतर बेटे को मार देने की धमकी है पर्चे के तौर पर। पिता कहता है कि प्रशासन को कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। सवाल ये है कि मेरी नज़र इस खबर के ऊपर क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक बच्ची के मारे जाने का मामला नहीं है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी, हर परिवार के भीतर जो बेटी है अपनी चौखट से बाहर निकल करके अपना करियर बनाना चाहती है, वो अपने लिए एक आसमान तैयार करना चाहती है, उड़ना चाहती है, उसके भीतर एक डर है। उसके साथ अगर वैसा ही कुछ हो गया तो फिर उसका परिवार भी इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। एक बेटी के गुजर जाने के बाद अब उसके बेटे के ऊपर धमकी आ रही है और सारी चुप्पियां हैं। मैं इसलिए इस खबर पर बार बार आता हूं ताकि सनद रहे कि नज़र हटी नहीं है, नज़र है। और पुलिस का जो चेहरा है, बिहार पुलिस का, पटना पुलिस का खास करके, वो क्या कहता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस बच्ची जो नीट की तैयारी करने वाली बच्ची है, जिसका सिलेक्शन पिछले साल भी हो सकता था, लेकिन अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उसने दोबारा एग्ज़ाम में बैठना मुनासिब समझा, उसकी तैयारी कर रही थी। उस बच्ची की मौत की जांच CBI कर रही है, लेकिन ये पुलिस वाली हैं रोशनी कुमारी, ये तो आज की तारीख में सस्पेंडेड हैं। लेकिन ये पहली महिला हैं, ये SHO हैं उच्च चित्रगुप्त नगर की, जहां परिवार लेकर के अपना मुकदमा गया था, केस गया था। इन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, वो दवा खा करके। उसके बाद ये परिचय कुमार हैं, ये सिटी SP पटना के, और तब ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, ना फॉरेंसिक रिपोर्ट आई हुई थी, और बिना किसी रिपोर्ट के आप भी कह रहे थे कि वो सुसाइड कर गई है। और कार्तिकेय शर्मा यह SSP पटना के हैं, परिवार केस दर्ज नहीं करा रहा था, यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई और नींद की गोली ओवरडोज का मामला है। कुल मिलाकर के ये सब यही कह रहे हैं कि दोषी तो परिवार है, दोषी तो वो लड़की है, मर गई, वो तो सुसाइड कर ली होगी। जब बात पलट गई रिपोर्ट आने के बाद, तो DGP से मिले माँ बाप, तो DGP ने कहा कि आप मान लो कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। किसके डर से आपके हाथ बंधे हुए हैं? किसके चलते वहाँ कोई भी पुलिस अधिकारी इस लाइन से हटना नहीं चाहता है कि वो सुसाइड का मामला है? आज की तारीख में CBI के हाथ में है, लेकिन आपने सबूत इतने मिटा दिए हैं कि CBI किसी नतीजे पर पहुँच नहीं सकती है। लेकिन CBI गाँव गई, परिवार के सभी लोगों से अलग अलग कमरों में उसने बात की, अलग अलग कमरों में, और यह पूछताछ भी लगभग 4.5 घंटे तक चली। इस दौरान टीम ने कई पॉइंट्स पर अपना ऑब्जर्वेशन महसूस किया, पूछा कि वो बच्ची की जो हाल फिलहाल की जो गतिविधियां थी वो कैसी थी, उसका बर्ताव कैसा था, व्यवहार कैसा था। मौत से यानी कि 6 तारीख से पहले परिवार के साथ क्या बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई। हॉस्टल में रहने के दौरान छात्रा की बताई गई कोई समस्या। जांच के दौरान एजेंसी ने उस बच्ची के भाई का मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लिया।
जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक सीबीआई मोबाइल की टेक्निकल जांच यानी कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी करवाएगी। यानी कि आपको परिवार के ऊपर भी संदेह शक है। जो परिवार अपनी बच्ची की मौत के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, आप कॉल डिटेल्स, मैसेज, सोशल मीडिया एक्टिविटी और बाकी जो डिजिटल साक्ष्य हैं, यह सब पता लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए। किसी दबाव में उस बच्ची की मौत हुई, कोई बाहरी कारण था, यह भी जानना जरूरी है। लेकिन पटना पुलिस का जो पूरा रवैया रहा है वो कई तरह के संगीन सवाल खड़ा करता है और वो पूरे बिहार की बच्चियों, माता पिता के लिए एक डरावनी सी बात है। अब दिल्ली आते हैं। दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट चल रहा है और दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद हैं, यानी कि उनका जमावड़ा है, जमघट है। एआई समिट ने बड़े बड़े नेताओं को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। इस समिट में क्या क्या हो रहा है यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि दुनिया भारत का लोहा किस कदर आज की तारीफ में मानती है। दुनिया में भारतीयों का क्या जलवा है। दरअसल फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम में भारत के बढ़ते ग्लोबल असर की वो तारीफ कर रहे थे। उन्होंने आईबीएम से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तक जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको लीड करने वाले लोगों का नाम बता रहे थे, पढ़ के सुना रहे थे और कहते सब भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान की ये ताकत है। खास तौर पर जिस बात ने ध्यान खींचा वो बात थी मैक्रों की डिटेल्ड नज़र, जब उन्होंने बताया कि फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ महाराष्ट्र से हैं। मैक्रों ने भारतीयों की तारीफ किस कदर की, मैं इसको सुनाता हूं, फिर आगे आपको कुछ और बातें बताता हूं। The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Neher from Kolhapur, right here in this state. So, and if I would add to that, 3 months ago, Mathieu Blasi, Chanel's new creative director, chose a young woman from Hyderabad, Bhavita Mandava, to open his show in New York. And she was the first Indian model ever to open the Channel runway. She was discovered on the subway platform and she walked into a subway station in front of the world. So India does not just participate to global innovation. India leads it. From Silicon Valley to the Champs-Élysées and from technology to culture. And that, dear Narendra, dear Prime Minister, is what this year of innovation celebrates. ये भारत की कामयाबी है, ये भारत की ऊंचाई है आज की तारीख में, जिसकी तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब मैं आपको उन लोगों के बारे में डिटेल्ड बताना चाहता हूं जिनका जिक्र मैक्रों कर रहे थे। सुंदर पिचाई, आपने नाम बहुत सुना होगा। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और आज की तारीख में अल्फाबेट इंक, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके सीईओ हैं। साथ ही वो गूगल के भी सीईओ हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई। सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की। 2004 में गूगल ज्वाइन किया। क्रोम ब्राउज़र और एंड्रॉयड जैसे प्रोडक्ट्स में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। 2015 में गूगल के सीईओ बने और 2019 से अल्फाबेट के सीईओ हैं। दूसरा नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके चेयरमैन हैं, बिल गेट्स वाली कंपनी, उसके सीईओ हैं। वो भारतीय मूल के एक प्रमुख बिजनेस लीडर हैं। उन्होंने 2014 में कंपनी कमान संभाली और तब से माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे क्षेत्रों में ग्लोबल लेवल पर सबसे आगे रखा है। एक नाम है अरविंद कृष्णा का, आपने सुना होगा। ये भी हिंदुस्तान का नाज है, अमेरिकी बिजनेसमैन है।
आज की तारीख में IBM के चेयरमैन और CEO दोनों हैं। शांतनु नारायण एडोबी उसके चेयरमैन हैं, CEO भी हैं। निकेश अरोड़ा अरबपति कारोबारी हैं और मौजूदा समय में पालो एलो नेटवर्क्स जो है उसकी मेन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उसके चेयरमैन और CEO हैं। लीना नायर वर्ल्ड फेमस लग्जरी फैशन ब्रांड शनेल की ग्लोबल CEO है, जिनका जिक्र इमैनुअल मैक्रो कर रहे थे। शनेल कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, परफ्यूम भी है और मैं उसका बड़ा हामी हूँ और वो बहुत पसंद है मुझे। तो वे इस पद पर जनवरी 2022 से हैं और शनेल की पहली महिला और पहली भारतीय मूल की CEO हैं। लीना नायर महाराष्ट्र में कोल्हापुर की रहने वाली हैं और शनेल जैसी कंपनी के सबसे बड़े पद पर बैठी हुई हैं। अब बात AI समिट की करते हैं। इस AI समिट की थीम राष्ट्रीय विजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित है। इसका मकसद है मानवता के लिए AI के ग्लोबल प्रिंसिपल को बढ़ावा देना। समिट में 110 से अधिक देश और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। अब इससे आपको अंदाजा लग रहा कितना बड़ा है ये आयोजन, और इसमें लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 45 से ज्यादा मंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे। 3 सूत्रों पर टिका है समिट का विजन। पीपल ह्यूमन सेंट्रिक AI को बढ़ावा देना जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। प्लैनेट पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ AI विकास सुनिश्चित करना। और प्रोग्रेस समावेशी आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर जोर देना ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, ये 3P जो है इस बार के लिए एक नैरेटिव है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारत में AI के क्षेत्र में हो रहे काम और गूगल कैसे हमारे नौजवानों के साथ काम कर सकता है इस पर तफसील से बातचीत की। अब आपको यह बताता हूं कि AI समिट में ऐसा क्या है जो खास है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी सेक्टर्स में AI के इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है। 300 से ज्यादा कंपनियों के फ्यूचर AI गैजेट्स और टेक्नोलॉजी को एग्जीबिशन में रखा गया है और इस समिट का मकसद है भारत को AI का नया ग्लोबल हब बनाना। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि AI समिट में दुनिया के कौन कौन से दिग्गज हैं, यानी किनका किनका यह जमघट है, जमावड़ा है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका मैंने जिक्र किया। अलार कारिस राष्ट्रपति एस्टोनिया के हैं। एडमंडो नोविलो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो लीबिया के। भरत जगदेव उपराष्ट्रपति हैं गुयाना के। अनुराग कुमारा दिसानाय के राष्ट्रपति श्रीलंका। अलेक्जेंडर वुसिक राष्ट्रपति हैं सर्बिया के। पेटरी ओरपो प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड के। पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री। सेबेस्टियन पिल्ले सेशल्स के उपराष्ट्रपति। नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री। आंद्रे प्लेंकोविक क्रोएशिया के प्रधानमंत्री। पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद बिन जायद जो UAE के क्राउन प्रिंस हैं। उनके अलावा क्रिस्टालिया जॉर्जीवा जो IMF के अध्यक्ष हैं। डिक शूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। एंटोनियो गुतेरेस जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस। निकोल पशिन्यान प्रधानमंत्री आर्मेनिया। शेरिंग तोबगे प्रधानमंत्री भूटान। उल्जास बैक्टेनोव प्रधानमंत्री कजाकिस्तान। लुइस लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति। ये तमाम जो बड़े नेता, दिग्गज नेता अलग अलग देशों के हैं, इनका जमावड़ा है इस बार ग्लोबल AI समिट में। इसलिए हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया की नज़र में है और दुनिया में AI को लेकर के जहाँ कहीं भी काम चल रहा है और AI रिलेटेड जो कंपनीज काम कर रही हैं उनकी सारी की सारी नज़र हिंदुस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ जो प्रदर्शनी है उस पर है। और बाकी बहुत सारे लोग दुनिया भर से इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं कि AI आने वाले समय में
क्या क्या कुछ कर सकता है। इंसानी ज़िंदगी और इस पूरी धरती को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल क्या कुछ हो सकता है और किन किन सुविधाओं सहूलियतों के साथ या करिश्मा के साथ, वो सब कुछ जो शायद हमने सोचा नहीं लेकिन लगता है कि ऐसा हो सकता है। और इसी आधार पर वैज्ञानिक काम करते रहते हैं, क्योंकि वो पहले एक अवधारणा लेकर के आते हैं और फिर उस पर काम होता है। तो इस पर नज़र है। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। वो मुंबई में जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान को लेकर के कैसी राय है। वो मुंबई देखना भी चाहते हैं, हिंदुस्तान में खुलापन है, सुरक्षा चाक चौबंद है, इस बात की गारंटी है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मॉर्निंग जॉगिंग के लिए अपने लोगों को लेकर के मुंबई में निकलते हैं, और शाम में वो जाते हैं स्टेशन पर ट्रेन और पैसेंजर्स को देखने के लिए कि हिंदुस्तान में जो रेल नेटवर्क है और मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा है, और यहाँ रेल के ज़रिए जो लोग सफ़र करते हैं उनकी तादाद कितनी होती है। तो मैक्रो सुबह शाम आपको मुंबई में इस तरीके से दिख जाते हैं। और दुनिया के विकसित देशों का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के भीतर न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफ़ करता है बल्कि वो इस तरह से खुले में चलता है। तो अपने आप में यह बड़ा मैसेज है तमाम देशों को भी, और ख़ास करके उन देशों को जो हमारे पड़ोस में हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह। अब बात उत्तर प्रदेश की। 4 बार के मुख्यमंत्री मायावती, उनकी जो बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, वैसे इस वक्त वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में एक सांसद नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधायक। लेकिन मायावती की पार्टी ने ऐलान किया है कि 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उनका दल अपने बलबूते उतरेगा, अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने कहा कि विपक्षी दल जो हैं भ्रम फैला रहे हैं, बीएसपी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आप मायावती को सुनिए। बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है, तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश। मायावती बीएसपी के सबसे कमज़ोर दौर में होने के बाद भी अगर अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं 2027, तो इसका कारण क्या है? राजनीति में कोई भी फैसला बिना कारण नहीं होता है, और जो कुछ भी आप करने जा रहे होते हैं उसकी रणनीति पहले बनाते हैं, उसके नतीजे बाद में आपको नज़र आते हैं। सवाल ये है कि बीएसपी का जो बिसात है उस पर जो प्यादे चले जा रहे हैं वो कौन चल रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। इसलिए पहले आप कुछ ग्राफिक्स को देखिए। और ये लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2014 का, 19 का, 24 का, इन तीनों चुनाव में बीएसपी 2014 में उसके पास वोट तो 19% रहा, लेकिन सीट एक भी नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ
गठबंधन था 2019 का, और 10 सीटें बीएसपी ने जीती। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 5 सीटें आई थी और माना यह जा रहा था कि बीएसपी का वोटर ट्रांसफ़र नहीं हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफ़र हुआ बीएसपी की तरफ। बीएसपी उसमें फ़ायदे में रही और उसने अपना वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रखा 2014 की तरह ही। लेकिन 2024 उसके लिए बहुत ही ख़राब साल रहा, एक भी सीट नहीं आई। लेकिन एक भी सीट 2014 में नहीं आई थी, मगर वोट परसेंटेज था 19%। 2024 में 9% पर बीएसपी आकर के सिमट गई। तो ये है। अब तो आपको मैं विधानसभा की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, उसके आंकड़े। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा है 2017, 22 और 27। इन तीनों को आप 2017 में 19 सीटें बीएसपी के हिस्से में आई थी और वोट 22%। आप ध्यान रखिएगा 19 से लेकर के 22% के आसपास स्विंग करती रही है बीएसपी वोट परसेंटेज के लिहाज से। 2022 में लेकिन जो चुनाव हुए उसमें उसको 1 सीट मिली और 13% वोट। तो 2022 से बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे जाता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 9% पर आ गया और 2027 में क्या होगा यह जानना बहुत ज़रूरी है। 2022 में 13% आपको याद होगा, लेकिन 2022 में हुआ ये कि मायावती के लड़ने से कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो 2% हो गया। कांग्रेस को 1 सीट आई थी। तो अब सवाल ये है कि बीएसपी का बुरा हाल क्यों है और फिर भी वो अकेले क्यों लड़ने जा रही है। तो दलित जो उसका वोट बैंक, कोर वोट बैंक रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है और बीजेपी लगातार इस पर काम करती रही। उसने सामाजिक समीकरणों को इस आधार पर साधा। तो धीरे धीरे मायावती का अपना जो जनाधार था वो कमज़ोर पड़ता चला गया। जो मुसलमान हैं वो समाजवादी पार्टी में गए जो पहले बीएसपी के साथ थे। तो 2007 में जब मायावती की सरकार आई, 2007 के चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें उस बार के नतीजे को तय कर गईं। मायावती थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश चंद्र मिश्रा। ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, यह कॉम्बिनेशन 2007 में मायावती का रिकॉर्ड बना गया और 200 से ऊपर सीटें उनको मिली। वो मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन मुसलमान धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में खिसकता चला गया, दलित बीजेपी में, और सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप उनकी रही है वो उनके पास नहीं है। तो मायावती ही इकलौता चेहरा है और वो अपने आप को चूंकि काट के रखती हैं, सेहत उम्र के लिहाज से अब वो भी थोड़ा साथ नहीं दे रही है। लेकिन इस बार भी उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में मायावती आज भी अपना एक जनाधार रखती हैं और जब कभी भी उत्तर प्रदेश में मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी कि बीजेपी विरोधी वोट के लिए अलग अलग दावेदार होंगे तो बीजेपी की रास्ता आसान होगा। आपको याद होगा कि 2017 में जब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई, उस 2017 के चुनाव में मायावती ने 100 उम्मीदवार मुसलमान उतारे थे। मुसलमानों का बड़ा वोट काटा था और नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2022 में उनके मैदान में रहने के कारण कांग्रेस 2% पर सिमट गई थी। यानी कि बीजेपी के मुकाबले में जितने भी दल हैं, उन दलों में जितने फाड़ हो जाएंगे, जितने टुकड़े रहेंगे, उन सभी टुकड़ों में बीजेपी विरोधी वोट बैंक का बंटवारा होगा। बीजेपी के लिए रास्ता आसान रहेगा, मोटे तौर पर आप यह कह सकते हैं। और ऐसे में यह भी आप मान सकते हैं कि मायावती अगर मैदान में हैं तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा। मायावती के साथ जो इंडी अलायंस है वो कहता रहा है लगातार कि मायावती के साथ हम चलेंगे, मायावती को अपने पाले में लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन मायावती कभी भी इंडिया अलायंस में नहीं आई। कारण ये है कि मायावती को भरोसेमंद नहीं माना जाता है, लेकिन दलित वोट नाराज़ ना हो जाए इसलिए उनके खिलाफ कभी कोई बयान वहाँ से दिया नहीं जाता है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ एक समझदारी यह बना ली है कि मायावती को या उत्तर प्रदेश में किसी को भी इंडिया अलायंस में ले आना है तो पहले हमसे बात करनी होगी, हमारी रजामंदी लेनी होगी। और अखिलेश कभी भी मायावती को अपने पाले में लाना नहीं चाहेंगे, लाएंगे नहीं। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब वो नहीं होने जा रहा है। इसलिए मायावती अगर अकेले मैदान में हैं तो बीजेपी के लिए वो रास्ता आसान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब बात चैप्टर 4 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मैच के चौथे दिन 2 बार के पूर्व चैंपियन बंगाल को मात देकर क्रांतिकारी कामयाबी हासिल की। उसने लगभग 7 दशक का इंतजार खत्म किया और रणजी ट्रॉफी फाइनल में अपनी जगह बनाई। इस रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में बंगाल की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी और उसने अपनी पहली पारी में 328 रन बनाए। उनकी तरफ से इस पारी में सुदीप धरामी ने एक बार फिर शानदार पारी खेली। पिछले मैच में 299 रन पर आउट होने वाले सुदीप ने इस बार 146 रनों की पारी खेली। पिछले मैच में विकेटों की झड़ी लगाने वाले जम्मू कश्मीर के गेंदबाज आकिब नबी 26 ओवर में 6 मेडन देते हुए 87 रन देकर के 5 विकेट झटके और ये जीत नबी के बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण भी जम्मू कश्मीर को नसीब हुई है और उसने इतिहास रचा है। नबी के अलावा सुनील कुमार ने 3 विकेट लिए। जवाब में जब जम्मू कश्मीर की टीम उतरी तो उसने पहली पारी में दिलेरी से बल्लेबाजी की और मजबूत बंगाल की टीम के खिलाफ 302 रन बनाए। इसमें कप्तान पारस जोगड़ा के 58 रनों की शानदार पारी भी दी। रणजी का जो इतिहास रहा है उसमें 10,000 रन पूरे करने वाले वे दूसरे खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा अब्दुल समद ने 82 रनों की तेज पारी खेली। 5 विकेट लेने वाले आकिब नबी ने बल्ले से भी दम दिखाया और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों की पारी खेली। बंगाल हालांकि पहली पारी की मामूली बढ़त का फायदा नहीं उठा पाया और उसकी दूसरी पारी में केवल 99 रन पर आउट हो गई। इस दौरान एक बार फिर आकिब नबी और सुनील कुमार की गेंदबाजी चमकी और दोनों ने 4-4 विकेट लिए। ये पूरा जो मैच मैं आपको बता रहा हूँ, मैच में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नतीजे में इंटरेस्ट है। नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर की टीम ने इतिहास रचा है और उस सेमीफाइनल में बंगाल को हरा करके रणजी के फाइनल पहुंची। आकिब नबी ने अपने 9 विकेट पूरे किए। बंगाल ने जम्मू कश्मीर के सामने 126 रनों का जो लक्ष्य रखा था, जम्मू कश्मीर की टीम ने सिर्फ 34.4 ओवर में 4 विकेट खो करके उसको हासिल कर लिया। वंशज शर्मा ने नॉट आउट 43 और अब्दुल समद ने नॉट आउट 30 रन बनाए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी के फाइनल में अपनी जगह पक्की की और पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में इस टीम की चर्चा है। जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, वह भी अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, हम ये मानते हैं कि 2019 अगस्त में जब 370 को हटाया गया उसके बाद से एक नया इतिहास वहाँ शुरू होता है, एक नया दौर शुरू होता है। हालात बहुत बदले, वहाँ कारोबार चमका, वहाँ टूरिज़्म चमका, लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए। जो वहाँ बहुत लंबे समय तक यानी कि 2019 तक बतौर नागरिक जम्मू कश्मीर में माने नहीं गए, वो वहाँ के नागरिक हो गए। केंद्र की योजनाएं वहाँ पहुँचने लगीं, उन योजनाओं का फ़ायदा नज़र आने लगा। जम्मू कश्मीर में मौसम बहुत बदला, हालात बहुत बदले, लेकिन अब वहाँ के क्रिकेट ने भी यह बता दिया है कि उसने भी बहुत बदलाव कर दिया है। टीम के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ की, तो मैं उन सबको अपने तरफ से और जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब हम मुल्क की टीम में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को जो है बहुत अहम रोल अदा करते हुए जो है देखना शुरू करेंगे। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपने देखा होगा। जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ी है और मैदान में लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं कारपेट बिछाकर, और इस तस्वीर ने हिंदुस्तान ही दुनिया में कश्मीर के हालात का जो संदेशा है वो भेजा। इन लड़कियों की चहक, इनकी उमंग और क्रिकेट खेलने का जुनून, यह तीनों एक घटना नहीं है,
ये जो ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियां और बर्फ का मैदान आपको दिख रहा है जिस पर मैट बिछा करके वो क्रिकेट खेल रही हैं, दरअसल वो हिंदुस्तान के उस हिस्से का एक बड़ा सच है जिस हिस्से के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा जाता रहा और वो बहुत बदलाव के साथ आज खड़ा है और तरक्की के रास्ते पर भागा चला जा रहा है। कश्मीर हिंदुस्तान का माथा ही नहीं है, कश्मीर अब दुनिया के लिए हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ा पैगाम भी है। और अब उस सूचना, मैं एक बार आपको ये पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और अब बारी है उस जानकारी की जो न्यूज़ मास्टर के आखिर में या आखिर से ठीक पहले मैं आपके साथ साझा करता हूँ। इंसान की जो त्वचा होती है 27 दिन में पूरी तरीके से बदल जाती है। आप रोज़ बदल रहे होते हैं, यानी कि पुरानी त्वचा 27 दिनों के भीतर झड़ करके नई स्किन आ जाती है। इस प्रक्रिया में रोज़ाना लाखों मरी हुई कोशिकाएं गिरती रहती हैं जिन्हें हम महसूस नहीं करते। यही वजह है कि त्वचा अपने घाव खुद भरने की क्षमता रखती है। नई त्वचा बनने से चेहरा और शरीर ताज़ा और स्वस्थ बना रहता है। सही देखभाल और पोषण से यह प्रक्रिया और बेहतर तरीके से होती है। और अब चलते चलते ये वीडियो माफ कीजिएगा, ये तस्वीर जिसको मैं आखिर में छोड़े जाता हूं आपके साथ। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।